नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। कई लाख की तादाद में इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, क्या पूरा सिस्टम मैनिपुलेट किया जा सकता है इस तरह से? शायद मेरे ख्याल में उनका इशारा इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं है, तो बीजेपी की तरफ है। जाहिर है वही होगा। 18 महीनों में 18 बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है चुनाव आयोग को कि आप कृपया ये सूचना दे दीजिए, आपके पास पड़ी है। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने वोट जोड़ने में फर्जीवाड़े की बात कही, इस बार वोट काटने में फर्जीवाड़े की बात कही। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। राहुल गांधी ने अगस्त के महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहली बार ये कहा कि देश में चुनावों में धांधली हो रही है, और ये बात उन्होंने गवाहों और सबूतों की बुनियाद पे कही। ऐसा लगता था कि ये एक एपिसोड है, उसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले कि फिर 5 हफ्ते बाद उन्होंने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कुछ और गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर यह साबित करने की कोशिश की है। पहले उन्होंने बताया था कि वोट जोड़े जा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं वोट घटाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ी करने की कोशिश हुई है, पिछली बार भी इस बार भी। फर्क जो मुझे दिख रहा है वो ये कि पिछली बार बीजेपी प्लस इलेक्शन कमिश्नर एक तरह का गठबंधन बनाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार मैं ये देख रही हूँ कि निशाना राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर ज्यादा नजर आ रहा है। अगर टीवी की भाषा में कहें तो उन्होंने बड़े ही नाटकीय और ड्रामेटिक तरीके से उन लोगों को बाकायदा अपनी अदालत में पेश भी कर दिया कि देखिए इन लोगों के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। जो एक फर्क जो समझ में आया वो ये कि इलेक्शन कमीशन की जो प्रतिक्रिया पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जिनके जरिए मैं इस बात को समझने की कोशिश तो करूंगी कि राहुल गांधी क्या, उनका जो उन्होंने दलीलें पेश की हैं और जो गवाह सबूत पेश किए हैं, उनमें कितना ठोस अवस्था में चीज़ें हैं और कितनी ऐसी हैं जिन पर सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण और बहुत ही ईमानदाराना तरीके से मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगी वो ये कि राहुल गांधी आखिर करना क्या चाहते हैं। इंडिया ब्लॉक इलेक्शन का पूरा जो प्रोसेस है जिस पे लोकतंत्र का भविष्य टिका हुआ है, आखिर करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग, जो पॉलिटिकल साइंस में एक शब्द होता है, एक फ्रेज होता है, वो क्या है। योगेंद्र यादव यहाँ पर मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र जी आपका। योगेंद्र जी, आप न सिर्फ कि आपने अच्छे तरीके से समझा है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, बल्कि आप अच्छे तरीके से समझा भी रहे हैं। मुझे ऐसा लगा एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर, जब मैं उसको सुन रही थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, फिर मैंने आपको भी सुना कि कभी तो ये अंकगणित था, कभी वो बीजगणित था। तो ये बड़ा मुश्किल है, पहली बात तो ये पता लगा पाना कि कहना क्या चाहते हैं। मुझे आप 30 सेकंड में ये बता दीजिए कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी। मोटे तौर पे राहुल गांधी ने जो वोट चोरी की बात पहले कही थी उन्होंने बंगलोर की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, और उन्होंने कहा था कि देखिए इस 6 लाख वोटर थे इस विधानसभा में, जिसमें 1 लाख ऐसे नाम जोड़े गए हैं जो कि शक के दायरे में है, थोड़ा फर्जीवाड़ा लगता है। अब राहुल गांधी ने अब कर्नाटका की बात की है, और कर्नाटका की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बताया है कि यहाँ पे वोट काटने का खेल हो रहा था। इम्पॉर्टेंट बात ये है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि वोट कट गए थे। राहुल गांधी ने पिछली बार की बात में 3 चीज़ें जोड़ी हैं। पहला, जैसा आपने ठीक बताया, पिछली बार उन्होंने वोट जोड़ने में फर्जीवाड़े की बात कही, इस बार वोट काटने में फर्जीवाड़े की बात कही है। दूसरा, पिछली बार का था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में टारगेट करके कुछ किया गया है। इस बार राहुल गांधी कुछ बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई एक फैक्ट्री है जो कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए न जाने कितनी जगह पे कर रही है, जिसमें से एक हमारी पकड़ में आ गया है। और तीसरी बात, अब तक वो कह रहे थे चुनाव आयोग कुछ कर नहीं रहा, इस बार साफ साफ कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की शह पे ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सारे आरोप एक कदम आगे हैं। आरोप एग्जैक्टली क्या है? कर्नाटका की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कर्नाटका के बिल्कुल कोने में जो तेलंगाना से जुड़ता हुआ इलाका है, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है आलंद, जहाँ पे
जहां पिछली बार के चुनाव में सिर्फ 500 वोट से कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया था। तो मुझे याद है 2023 के चुनाव में जब हम गए थे तो सब लोग कह रहे थे वो पाटिल साहब वाली कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना, वहाँ कुछ होने वाला है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 500 वोट से हारे थे। इस बार क्या होगा? पूरे प्रदेश की निगाह उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे थी। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ क्या? चुनाव होने से कुछ हफ्ता पहले अचानक चुनाव आयोग के पास रिक्वेस्ट आया, ऑब्जेक्शन आया 6000 लोगों के नाम का डिलीशन का। ऑब्जेक्शन कैसे आया? ऑनलाइन आया। ऑनलाइन बिल्कुल हो सकता है, प्रॉपर प्रोसीजर है। और ये 6 लाख, और चुनाव आयोग ने उसके बाद काटने की प्रक्रिया शुरू की, यानी कि उन लोगों को नोटिस देना, सुनवाई वगैरह करना शुरू किया। किसी को पता नहीं था। बाई चांस ये चीज़ पकड़ में आ गई। और पकड़ में कैसे आई? एक BLO थे, उसके अपने चाचा का वोट कट रहा था। तो उसने कहा मेरे यहाँ पे मेरे चाचा का वोट कौन कटवा रहा है भाई, मैं तो काट नहीं रहा हूँ। और पता लगा कि सामने के घर वाले ने ऑब्जेक्शन किया था। तो उसके घर में पहुंच गया, भाई साहब आप मेरे चाचा जी का वोट क्यों कटवा रहे हो? यार मुझे तो पता ही नहीं, मेरे नाम से क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ नहीं पता। तब इसका भांडा फूटा, और चूंकि जिन लोगों का वोट कट रहा था वो सारे कांग्रेस के वोटर थे, बूथ से जहां कांग्रेस का वोट था, वो दौड़े दौड़े कैंडिडेट के पास पहुंचे, जो है BR पाटिल, कर्नाटका के काफ़ी जाने माने शख्सियत हैं। उनके पास पहुंचे कि साहब ये तो ये हो रहा है। BR पाटिल दौड़े दौड़े बेंगलोर पहुंचे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप 6000 वोट कटवा रहे हो, कैसे कटवा रहे हो, क्या आधार है? तब चुनाव आयोग ने ज़मीनी जांच की और पाया कि वाकई सारी शिकायतें झूठी थीं, वोट नहीं कटे। अच्छा, वोट कटे नहीं है। और BR पाटिल की बात सही साबित हुई, BR पाटिल चुनाव जीत गए। अब चुनाव के बाद वहाँ क्योंकि ये फर्जीवाड़ा हुआ था, तो BR पाटिल ने कहा कि इसकी FIR होनी चाहिए। FIR हो गई। सरकार कांग्रेस की थी, इसलिए FIR पे कार्रवाई भी हो गई। उन्होंने जांच कर ली। अब उन्होंने पूछा कि भाई, उन लोगों के पास गए कि साहब आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था। सबने हाथ खड़े कर दिया, हमें तो पता भी नहीं मेरे नाम से किसने क्या कर दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने जांच की कि ये कहाँ से आया था। फ़ोन नंबर देने पड़ते हैं उसमें। चुनाव आयोग पता लगा लोकल ऑफिसर्स के पास फ़ोन नंबर थे, पता लगा सारे फ़ोन नंबर फर्जी थे। पता लगा कि सारी डिटेल्स जो जिन लोगों के नाम से था सब फर्जी था। फिर CID की इंक्वायरी में अगला स्टेप उनको चाहिए था कि अब आप बताइए, क्योंकि ये तो फ़ोन नंबर तो फर्जी निकले, अब बताइए कि किस IP एड्रेस से, किस डिवाइस से किसने ये फर्जी एप्लीकेशन डाले थे। पिछले 18 महीने से ये जांच वहाँ पे रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? कि ये सारी इन्फॉर्मेशन अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन के कंप्यूटर में ये सूचना है कि ये 6000 वोट डिलीट करवाने की फर्जी अर्जी किसने डाली थी, किस IP एड्रेस के, किस डेस्टिनेशन IP से डाली गई थी, उसमें OTP लेना पड़ता है, OTP प्रोसेस कैसे हुआ था, और वो डिवाइस कौन था, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो डिलीट कर रहा था, जिससे ये सब किया जा रहा था। तो यानी कि इलेक्शन कमीशन का इन्वेस्टिगेशन, उसका नतीजा ठीक नहीं निकला। अगर CID इस तस्वीर में नहीं आती तो ये पता ही नहीं लगता कि 6000 वोट। इलेक्शन कमीशन ने केवल इतना करके छोड़ दिया कि हम इनको डिलीट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उस पर जो जांच होनी चाहिए वो नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने साधारण सी FIR करवा के छोड़ दी। और चूंकि वहाँ कांग्रेस सरकार आ गई तो इसलिए अब FIR के ऊपर स्टेट की पुलिस ने जांच करनी शुरू की। और अब पुलिस वहाँ पे पिछले 18 महीने से उस दरवाजे पे रुकी हुई है, जिस दरवाजे को अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही खोल सकता है। वो जो डेटा होना चाहिए। 18 महीनों में 18 बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है चुनाव आयोग को कि आप कृपया ये सूचना दे दीजिए, आपके पास पड़ी है। अब चुनाव आयोग इसके 3 जवाब दे सकता है। पहला ये कि भाई आपकी गलतफहमी, ये सूचना हमारे पास है नहीं, प्रमाण दे दें कि हमारे पास ये सूचना होती नहीं है, जो झूठ बात है क्योंकि उनके पास है ये सूचना। दूसरा जवाब ये हो सकता है कि सूचना तो है लेकिन आपको नहीं देंगे क्योंकि कानून में ये पाबंदी है। तीसरा जवाब हो सकता है ये रही सूचना, ले लीजिए। अब चुनाव आयोग तीनों नहीं कर रहा है क्योंकि तो पहली बात बोलेगा तो लोग कहेंगे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास तो है ये सूचना। दूसरा बोलेगा तो कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तीसरा देना नहीं चाहते। और
और तो आपने शुरू में कहा कि राहुल गांधी का टारगेट इस टाइम इलेक्शन कमीशन है, मगर मैं समझता हूँ आज इसमें ध्यान से देखिए। मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो लोग डिलीट कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं? जो बैठकर कंप्यूटर के पीछे लोगों की पहचान और उनके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके, मोबाइल फ़ोन्स जो कि नॉन एग्जिस्टेंट मोबाइल फ़ोन्स हैं उनका इस्तेमाल करके कौन डिलीट कर रहा है? क्या ये कहने की कोशिश हो रही है कि कई लाख की तादाद में इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, क्या पूरा सिस्टम मैनिपुलेट किया जा सकता है इस तरह से? राहुल गांधी एक दूसरी चीज़ का इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने फेक न्यूज़ की फैक्ट्री बना रखी है इस देश में, फैक्ट्री है, 9 से 5 काम होता है झूठी खबर बनाने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने फेक वोटर बनाने और फेक वोटर डिलीट करवाने की फैक्ट्री चला रखी है। और यानी इससे ये भी पता चुनाव चलता है आयोग नहीं कर रहा कि है। मास स्केल पे हो रहा है इसका मतलब। उनका इशारा यही है कि ये बाई चांस एक केस में हमें पकड़ में आ गया, लेकिन ये मामला बहुत बड़े स्केल पे है और उसके लिए प्रमाण वो क्या दे। और इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है ये? शायद मेरे ख्याल में उनका इशारा इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं है, तो बीजेपी की तरफ है। जाहिर है वही होगा कि ऐसा क्या है, वो क्या चीज़ है, वो कौन सा आईपी एड्रेस है, यानी कि कंप्यूटर में, इंटरनेट में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर का एक यूनिक नंबर होता है। बिल्कुल। और आपका डिवाइस जिससे ट्रैक हो सकता है कि आप फ़ोन से यूज़ कर रहे थे इंटरनेट या कि आप अपने लैपटॉप से यूज़ कर रहे थे, वो ट्रैक हो सकता है। चुनाव आयोग के पास सूचना है, वो कौन सा कंप्यूटर है जिसकी सूचना चुनाव आयोग देना नहीं चाहता? कोई एक व्यक्ति होता, कितना भी बड़ा होता, चुनाव आयोग को क्या डर था? अगर एक बड़ा नेता भी होता चुनाव आयोग को शायद उसका भी डर ना होता। ये कुछ एक्शन थ्रिलर जैसा मुझे महसूस हो रहा है, जिसमें सस्पेंस भी है, जिसमें हर चीज़ है, और इसमें कहानी का प्लॉट टेक्नोलॉजी भी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए इसमें टेक्नोलॉजी की ये है कि जितने भी लोगों के नाम से दिया गया ऑब्जेक्शन, वो सब मतदाता संख्या नंबर 1 है अपने अपने बूथ के। ये क्यों हो रहा है? राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया, जाहिर है कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है। लेकिन योगेंद्र जी, मैं आती हूँ उस सवाल पे वापस, लेकिन फिर फौरन दूसरा सवाल जो जहन में पैदा होता है वो ये कि पहले राहुल गांधी 5-6 हफ्ते पहले आए, उन्होंने एक कंस्टिट्यूएंसी की बात की, अब उन्होंने 3 कंस्टिट्यूएंसी की बात की है। ऐसा करते करते तो उम्र गुजर जाएगी और ये साबित ही नहीं हो पाएगा कि इलेक्शन कमीशन धांधली कर रहा है, कोई एक ऑफिसर धांधली कर रहा है, क्या बीजेपी के कुछ लोग धांधली कर रहे हैं, किस राज्य में ये धांधली हो रही है। बिहार का इलेक्शन सबसे पहले वो तो सर पर है, तो राहुल गांधी, उनकी क्षमता एक विपक्ष के नेता के तौर पर, उनकी सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है, ये बड़ा ऐसा लगता है कि कोई गुड़िया गुड्डा का खेल है ये। ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए कि देखिए आपको कहाँ साबित करना है। कोर्ट कचहरी में तो साबित करना नहीं हो सकता नहीं है। इस वक्त देश में कोर्ट कचहरी की जो हालत है, आप ले जाइए लाख पेज का डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं होगा। आप देखिए ना कोर्ट कचहरी में क्या कुछ हो रहा है। आपको अंततः जनता की अदालत में साबित करना है, पब्लिक परसेप्शन। और मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि ये जो वोट चोरी की बात है ये नीचे तक जा रही है। साधारण लोग कह रहे हैं हाँ भाई मामला तो गड़बड़ है। बीजेपी के सपोर्टर जो जाके दोबारा शायद वोट बीजेपी को ही देंगे, वो भी कह रहे हैं यार कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ नीचे तक जा रही है। और सवाल उसी का है। कोर्ट कचहरी ये कहना कि आप कोर्ट जाइए, एफिडेविट दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं। पब्लिक परसेप्शन इसके साथ सिंक कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है, और इस हद तक राहुल गांधी अभी तक सफल हुए हैं। और कौन सा वोटर है ये, कौन सा नागरिक है, किस तरह के लोग हैं जो इस थ्योरी पे यकीन कर रहे हैं? देखिए 2 तरह के लोग हैं। एक तो जो इन एनी केस बीजेपी को शक की निगाह से देखते हैं, उनके मन में तो वैसे ही आ गया है। लेकिन जो बीच का वोटर है उसको भी लग रहा है कि यार हो ना हो गड़बड़ तो कुछ हो रही है। जो बाउंड्री की दीवार पर बैठा हुआ है, कूद नहीं रहा है, बस बैठा हुआ है, जो बैठ के कहता है हाँ वैसे तो मोदी जी ठीक है, लेकिन ना कुछ तो ठीक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जो कल तक व्हाट्सएप के ऊपर आपसे लड़ने को तैयार होता था मोदी जी के नाम पे, लेकिन आजकल चुपचाप बैठा हुआ है, आजकल कुछ बोल नहीं रहा है। उन सब के मन में वोट चोरी। आप ऐसा देखिए अरफा, आप और मैं तो पब्लिक लाइफ में रहे हैं, आज से 20 साल पहले आपको ध्यान होगा 2006 में ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव हार गई थी। उसके बाद उन्होंने धरना दिया था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए, एक व्यक्ति नहीं आया, टोटल फिजल आउट हो गया, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन नहीं बनता था। वो दिन था और वो आज का दिन है जब देश का विपक्ष का नेता कहता हुआ घूम रहा है वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, लोग साथ में आ रहे हैं। अमित शाह की वो मीटिंग का भी तो जिक्र कर दीजिए आप, जिसमें लोगों ने, जब अमित शाह ने पूछा कि बताइए किस बात पे चर्चा हो रही है, लोगों ने कहा वोट चोरी।
तो बीजेपी की बैठकों में ऐसा हो रहा है। तो इसका एक गूंज है। अब लॉन्ग टर्म सवाल ये है कि इसकी गूंज कब तक होगी और इस गूंज से आप क्या कुछ हासिल मेरा अगला सवाल ये होना जा रहा था कि ये वोट चोरी और फिर वोट अधिकार, ये हम देख रहे हैं दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बीच में एक जन आंदोलन भी खड़ा करने की कोशिश हुई। मैं खुद बिहार गई, देखा जाके मैंने, और ईमानदारी से मैं कहूँगी काफ़ी हद तक कामयाब लगती है ये। कम से कम एक जो इंडिया ब्लॉक है उसके अंदर एक एनर्जी देखी कि एक मुद्दे के आसपास तमाम लोग एक तरह से एक चुंबक की तरह अटके हुए थे और सब देखने की कोशिश कर रहे थे, जनता को भी साथ लाने की कोशिश हो रही थी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये सब कुछ जो एक तमाशा मैं नहीं कहना चाहती, नुमाइश भी मेरे पास शब्द मिल नहीं रहा है, कि ये सब कुछ जो करने की कोशिश हो रही, एक शो जो है ये, इसका जो एंड रिजल्ट है वो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि बिहार इसका पहला टेस्ट होने जा रहा है? मेरी उम्मीद है कि हम केवल बिहार के रिजल्ट से इसे नहीं आंकेंगे। मेरी अपनी समझ है कि जो वोट अधिकार यात्रा हुई बिहार में, बतौर यात्रा सफल थी, मगर यात्रा सफल होने से आप चुनाव नहीं जीतते हैं। देखिए, बज़ बना, और ये बात ज़रूर है कि विपक्ष अमूमन कोई चीज़ कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस देश में कर नहीं पाता है, तो उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से कुछ करके भी दिखा दिया। और ये बात भी सच है कि अगर वो यात्रा ना होती तो विपक्ष कुछ ना करता, तो कुछ ना करने की बजाय कुछ तो कर रहा था। और कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि भाई क्यों काट रहे थे वोट, क्या चुनाव हारने वाले थे क्या? ये मैसेज तो कहीं ना कहीं जाता है ना। ये बात सच है कि बिहार में जनाक्रोश नहीं है अभी वोट के सवाल को लेके, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ले दे के चलो बंद तो गया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के दबाव में बना, किसी भी तरह से बना, एक व्यक्ति को लगता है चल मोटे तौर पे मेरा काम तो हो गया। मगर एक मैसेज तो गया कि भाई काटने की कोशिश हुई थी। कोशिश क्यों हुई थी, क्या हार रहे हैं, हालत पतली है, तो ये इतना आपको एक क्या कहिए एक नैरेटिव एज मिलता है। लेकिन उसे वोट में कन्वर्ट करना कोई आसान काम नहीं है। मेरा अगला सवाल आपसे ये होने जा रहा है कि यहाँ राहुल गांधी क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? सीधे अगर हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को, तो मान लेते हैं कि अगर उनकी नीयत पर हम शक करते हैं कि भाई वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात तो खुले तौर पे राहुल गांधी तो खुले तौर पे ये कह रहे हैं कि वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, उनको सुरक्षा कवच दे रहे हैं जो सीईसी हैं। क्या ये इस उम्मीद में ये कैंपेन चलाया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो दर्जनों हज़ारों की तादाद में जो ऑफिसर्स होते हैं, सड़क यानी कि बिल्कुल लोकल लेवल से लेकर उच्च स्तर तक, उनके ऊपर ये दबाव हो कि जनता देख रही है, बहुत बेईमानी नहीं हो सकती, हमें अगर हम करना भी चाहते हैं तो बहुत केयरफुली होना चाहिए? क्या आपको लगता है ये एक उद्देश्य क्या है? इसके पीछे कितनी राजनीतिक रणनीति है और राजनीतिक रणनीति है भी या नहीं है, मैं क्लियर नहीं हूँ। मगर इसके परिणाम जो हो सकते हैं, एक पॉजिटिव परिणाम तो ये होगा कि हाँ, हर अफसर के ऊपर अब ये तो है कि भाई लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। और आप जैसे देख रहे हैं पूरे एसआईआर में इस वक्त चुनाव आयोग पूरी तरह से बैकफुट पे है। 65 लाख वोट काट दिए, सोच रहे थे धड़ल्ले से आगे बढ़ेंगे, और अब सर के बल खड़ा होकर चुनाव आयोग उस 65 को कम करने की कोशिश कर रहा है। ओरिजिनल डिज़ाइन था 65 को 1.5 करोड़ या 2 करोड़ पे ले जाने का। 65 तो सीधे कट गए थे कि फॉर्म नहीं दिया, और उसके बाद डॉक्यूमेंट की जांच करके और 70, 75, 80 लाख इनएलिजिबल हो जाते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, खत्म हुआ खेल। अब चुनाव आयोग का ओरल इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें लिखित कुछ नहीं है, ओरल इंस्ट्रक्शन ये है कि काटो मत। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, काटो मत। और अब चुनाव आयोग सर के बल खड़ा होकर तरीके ढूंढ रहा है, टेढ़े तरीके, वंशावली और पता नहीं क्या क्या निकाल रहा है, जिससे लोगों को रिटेन किया जा सके। तो दबाव से लोकतंत्र में अभी कुछ तो होता है। लेकिन ये बात सच है कि दीर्घ काल में ज्ञानेश कुमार को टारगेट बना के क्या मिलेगा? मतलब इस देश की राजनीति का ये स्तर तो अब नहीं आ गया है कि एक ज्ञानेश कुमार के ऊपर इस देश के लीडर ऑपोजिशन अपना समय दें। सवाल है ज्ञानेश कुमार के पीछे कौन है, टारगेट तो वो होना चाहिए। देखिए, ये जो पूरा इस वक्त जो हम बेंगलोर का केस डिस्कस कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन का केस नहीं है। ये फैक्ट्री कौन चला रहा है, जिसके पास एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को आपने इंस्ट्रक्शन दिया, वो सॉफ्टवेयर ने खुद ही वोटर नंबर 1 पकड़ लिया हर बूथ से, क्योंकि उसी बूथ का व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर सकता है और कोई कर नहीं सकता नियम के अनुसार। तो आप गए, आपने वोटर नंबर 1 चुना जिसका नाम अरफा है, तो अरफा के नाम उठाया, उसके नाम से आपने ऑब्जेक्शन कर दिया, 5 सेकंड के अंदर वो हो गया। फिर आप अगले बूथ में गए, उसके नाम से आपने ऑब्जेक्शन कर दिया। ये सारा काम किसी सॉफ्टवेयर के जरिए हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर किसका है?
ये पीछे से फैक्ट्री कौन चला रहा है, जो फैक्ट्री शब्द जो इस्तेमाल ये किया भूल है। तो फिर एक ये भूल है सिर्फ ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा करना। हालांकि अगर जबान देखें, आप जवाब देखिए, अनुराग जो हमारे तथाकथित गोली मारो ठाकुर हैं, वो भी वही कह रहे हैं, बात कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन तो हो ही नहीं सकता ये कि आप वोटर डिलीट कर सकें। आपने वो चुटकुला सुना है? वो एक चुटकुला था, एक जज साहब ने एक आरोपी से कहा, आरोपी के ऊपर था कि तुमने मारपीट की फलां व्यक्ति के साथ। तो जज साहब ने पूछा कि तुम पे मारपीट का आरोप है, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? कहता साहब 2 बातें कहनी है। पहली बात तो ये कि मैं उस दिन तो उस शहर में था ही नहीं, मैं तो अपने रिश्तेदारों के पास गया हुआ था। और दूसरी बात, हुजूर पहला थप्पड़ तो इसी ने मारा था। तो चुनाव आयोग एग्जैक्टली ये कह रहा है इस वक्त। आप देखिए कल चुनाव आयोग आप चुनाव आयोग की सफाई देखिए, लेकिन अब एफिडेविट नहीं मांग रहे आप। चुनाव आयोग की सफाई है, नंबर 1 ये है कि साहब ये तो ऑनलाइन तो कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरी सफाई है, लेकिन एफआईआर तो हमने ही पहले किया था ना। आप देख लीजिए, मतलब चुटकुला बना दिया इन्होंने चुनाव आयोग को। हुजूर अगर ऑनलाइन कुछ हो नहीं सकता तो आप एफआईआर खाक कर रहे थे? क्यों एफआईआर कर रहे थे? किस चीज पे कर रहे थे? या तो आप एफआईआर ना कीजिए, या मुझे बताइए कि कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल आखिरी बात अब आपसे, बिल्कुल ये बताइए कि अब इस पूरी मुहिम को, इस पूरे कैंपेन को जो एक जन आंदोलन बनाने की एक तरह से मैं कहूँगी कामयाब कोशिश रही है, अब तक बिहार तक सीमित रही है, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी अब क्या करना चाहती है? आप कैसे होते हुए देखना चाहेंगे आप कि अब आगे ये मुहिम कैसे बढ़ेगी? बिहार चुनावों में क्या जनता के बिजली, सड़क, पानी, रोजगार के मुद्दों पे चर्चा होगी, या वोट अधिकार की ही बात होती रहेगी? होगा क्या? सिर्फ वोट अधिकार के आधार पे आप बिहार का चुनाव नहीं जीत सकते। अंततः आपको जनता के मुद्दों पे जाना होगा, और उस सब में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ये जोड़ना पड़ेगा, चूंकि इन सब के आधार पे बीजेपी हार रही थी, इसलिए आपका वोट काट रही थी। ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है कहानी को पूरा कंप्लीट करने के लिए। कोई सोचे कि केवल वोट अधिकार के आधार पे आप चुनाव जीत सकते हैं। मेरी उम्मीद है कि कांग्रेस या विपक्षियों को ऐसी गलतफहमी नहीं होगी। और फिर भी याद रखिए, बिहार एक कठिन चुनाव है। बिहार में पिछली बार का जो फासला है और अभी भी जो कोएलिशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोएलिशन है, और अभी पीके के आने की वजह से सिचुएशन काफ़ी विचित्र है। तो ऐसा एश्योर्ड इलेक्शन बिहार नहीं है। तो मेरा अपना सेंस है, नंबर 1, कि वोट अधिकार ज़रूरी है, वोट चोरी के बारे में कैंपेन ज़रूरी है, लेकिन जो बुनियादी सवाल हैं उस पर अंततः आपको पॉलिटिक्स को लाना होगा। कास्ट सेंसस भी ज़रूरी है, लेकिन अंततः आपको इस देश में बेरोजगारी की बात करनी होगी, पड़ेगी। बिल्कुल आपको लोगों की आर्थिक अवस्था की बात करनी होगी। हालत ख़राब है लोगों की, उस सवाल को केंद्र में लाएं, और बाकी चीज़ें उसको लपेटते हुए आती हैं, तभी कोई जन आंदोलन खड़ा होता है। वो जन आंदोलन कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, वो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, और वो शायद किसी को भी समझ नहीं आ सकता कि इसका एंड गेम क्या हो। बिल्कुल एंड गेम ही शायद जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत वही है कि अंपायर तो आपने कह दिया कि अंपायर नहीं है, ये तो प्लेयर है। सामने वाली टीम के 11 नहीं 13 प्लेयर हैं। ये बात जनता को समझ आ रही है, लेकिन अंततः आप 13 प्लेयर वाली टीम के साथ क्या करें? क्या आप बायकॉट करके बाहर आ जाएंगे, या कि आप 13 प्लेयर वाली टीम को हराएंगे? कैसे हराएंगे, ये अभी अस्पष्ट है। चलिए, बहुत हमारे पास आगे जो वक्त आएगा उसमें हम देखेंगे, हो सकता है कुछ रोशनी, कुछ स्पष्टता हमें नजर आए। राहुल गांधी भी जो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से मैं कहूँगी लोकतंत्र की रक्षा करने की तो कोशिश है, लेकिन ये मैसेज आम आदमी तक और अंतिम आदमी तक पहुँचे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।